आप सभी का इस नए तकनीकी सत्र में फिर से स्वागत है। और आज जो मैं एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ या इसके बारे में आप लोगों को अवगत कराने जा रहा हूँ, वो सिर्फ रक्षा अध्ययन के ही नहीं, उनके लिए भी ज़रूरी है जो थोड़ा सा विदेश नीति में या चाइना के मुद्दों पर अपना इंटरेस्ट रखते हैं, या जो लोग विचारकों के बारे में जानना चाहते हैं। और इसके साथ ही उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ पर रिटन या मेंस निकालना होता है और सुन जू नाम के एक चीनी विचारक का जिक्र आता है। वैसे तो इस सब्जेक्ट में जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, रक्षा अध्ययन या मिलिट्री साइंस में बीए फाइनल में और एमए में भी आपको सुन जू का अध्ययन करना होगा। लेकिन इसके साथ ही आज की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं चाइना को लेकर के, या जैसा कि आपको मालूम होगा कि चाइना हमेशा से अपने शत्रु देशों या पड़ोसी देशों की एकता और अखंडता पर प्रहार करता आया है, और हमेशा से वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको उठाता रहता है। वो ऐसा क्या सोचता है, क्यों करता है, अचानक ऐसा क्या होता है कि 1962 में भी उस सीमा पर खड़ा हो गया, फिर उसने अटैक किया, फिर उसके बाद वो वापस चला गया। लेकिन मैकमोहन लाइन से काफ़ी अंदर आगे आ गया था। पीछे गया तो इतना पीछे नहीं गया कि मैकमोहन लाइन से ही पीछे चला जाए। मतलब 4 कदम कब्जा करो, 2 कदम पीछे हट जाओ, लेकिन तब भी 2 कदम आगे रहो। फिर डोकलाम में ऐसा क्या होता है कि चीन तुरंत सामने आ जाता है अचानक से, और फिर आपके सामने वो 2 महीने तक डटा रहता है। फिर डोकलाम का मुद्दा चल ही रहा था, लोगों की याददाश्त से भी गया भी नहीं था। फिर कभी उत्तराखंड में उसके फाइटर प्लेन नज़र आ जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर नज़र आ जाएंगे, कभी लद्दाख में ये सीमा का उल्लंघन करता है, कभी साउथ चाइना सी पर हमारे जहाज़ों को रोकता है, कभी हिंद महासागर में इसकी एंट्री होती है। जब कोरोना के मैटर अभी चल ही रहे हैं तो ये भी सुनने में आया था कि साउथ चाइना सी में उसने देशों के आवागमन पर रोक लगाई, मछली पकड़ने पर भी रोक लगाई, और इसके साथ साथ हिंद महासागर में भी उसकी जो हैं अंडर वाटर ड्रोन्स पकड़े गए थे, जिसके बाद भारतीय नौसेना तुरंत एक्टिव हुई थी। देखिए, अगर आपको एक बहाना मारना हो तो आप बहाना मार सकते हैं कि भाई मैकमोहन लाइन स्पष्ट है, चीन नहीं मानता, तो हम कभी उनके यहाँ 2 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं, कभी वो हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि कभी कोई और सेना चीन के अंदर घुसी हो, कभी नहीं। जबकि तिब्बत पर हमारा अधिकार था, मैंने आपको बताया था पहले के चैप्टर्स में, 1962 वाले में, उसके पहले मैं बता रहा था कि किस तरह तिब्बत की समस्या पैदा हुई। उसको आप पीछे करके देख सकते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि किस तरह आखिर मुद्दे पैदा हुए, किस तरह तिब्बत में हमारा सैनिक अधिकार था, अंग्रेज़ों ने दिया था, हमने उसको छोड़ा। तो आज चीन जहाँ पे खड़ा है वो तो देखा जाए तो पहले हमारा अधिकार था, लेकिन हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की एक तरीके से स्ट्रैटेजिक सोच नहीं थी, और जिसका हमको नुकसान उठाना पड़ा, और हमने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। भूल क्या, मैं उसको कहता हूँ कि आपने स्ट्रैटेजिक अपराध किया, जिसके कारण आज वहाँ पर हमारी सेना नहीं है और चीन तिब्बत में घुसा हुआ है। लेकिन एक चीज़ समझनी पड़ेगी, चीन से सब परेशान हैं, चीन क्या सोचता है। किसी ने कहा था अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी संस्कृति को बर्बाद करो। मेरा मानना है कि अगर आपको चीन को समझना है या किसी भी दुश्मन को समझना है तो आपको सबसे पहले उसके दिमाग को समझना पड़ेगा। हर किसी का एक मर्म मूल्य होता है, जिसको हम कहते हैं मर्म मूल्य। उसकी मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, अगर कहा जाए तो एक तरीके से समझ लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आदमी को थोड़ा सा कुछ बोल दो तो बहुत तेज चुभती है। हर आदमी की लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं।
वैसे ही देशों की भी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जानना पड़ेगा। रॉ वाले कहते हैं या ईसाई वाले कहते हैं कि, बल्कि मैं रॉ का ज़िक्र नहीं करूँगा। एक किताब आई थी रॉ और आईएसआई की, रॉ चीफ एएस तुल्लत और आईएसआई चीफ थे असद दुर्रानी, इन्होंने मिलकर निकाली थी रॉ और आईएसआई के ऊपर। तो उसमें दुर्रानी साहब कहते हैं कि भारत कभी भी आईएसआई कौटिल्य की छवि से ऊपर नहीं उठ पाया। अब उन्होंने ये बात क्यों कही वो तो खैर वही जाने, बड़े आदमी हैं, कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, हम कौटिल्य की अगर हम बात मान के चलते तो शायद हमें इतना नुकसान ना होता। लेकिन चीन अपने विचारक सुंजू से कभी भी पीछे नहीं हटा। इसलिए आज की तारीख में अगर आपको चीन को समझना है, आपके चीन के संभावित चालों को समझना है, तो आपको सुंजू को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले, अभी शायद 2-4 दिन पहले ही किसी टीवी चैनल में, शायद जी न्यूज़ में, सुंजू के बारे में बात की जा रही थी। लेकिन मैंने ये देखा है कि सुंजू के बारे में लोग बात तो करते हैं, लेकिन सुंजू के बारे में डेप्थ नॉलेज आम तौर पे लोग देने से बचते हैं, क्योंकि सुंजू को समझने के लिए आपको विश्लेषण बहुत करना पड़ेगा। तो चलिए आज आपको हम सुंजू की तरफ ले चलते हैं, जहाँ से आप अपने पड़ोसी मुल्क चीन के स्ट्रेटजिक गुरु को समझना शुरू करिए और समझिए कि चीन आज जो करता है या भविष्य में जो करेगा वो क्या सोच के करता है, क्या सोच के करेगा, और उसने पहले भी क्या सोच के किया था। चलिए, तो देखिए, एक बहुत बड़े ये महान विचारक थे सुंजू, जिन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर, और जिसको हम कह सकते हैं युद्ध की कला का नाम होगा। तो 544 ईसा पूर्व पैदा हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से कौटिल्य और इनका जन्म थोड़ा सा आगे पीछे हुआ था, लगभग 150 साल के आसपास की रेंज में, 150-200 साल के आसपास की रेंज में इनके थे दोनों लोग। मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो अगर आप इनकी तुलना आज की तारीख में किसी से कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत आप कौटिल्य से ही कर सकते हैं। लेकिन कौटिल्य की जो किताब मिलती है अर्थशास्त्र, उसमें सभी चीज़ों का वर्णन है, लेकिन इनकी जो किताब है इसमें सिर्फ युद्ध का ही वर्णन है। इन्होंने देखिए छोटे छोटे पॉइंट से अपनी किताब को कई भागों में बांट रखा है, लगभग 13 चैप्टर्स हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स करके सब में दिए हुए हैं, तो आपको वो समझना पड़ेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, और इनका जन्म मैंने आपको बताया कि 544 ईसा पूर्व में हुआ था चीन में। इनका जो पहला चैप्टर है वो है योजनाएं बनाना। तो योजनाएं बनाने में ये लिखते हैं आगे कि युद्ध की कला अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि युद्ध की कला महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि जीवन और ये मृत्यु का मामला है, जो सुरक्षा का मार्ग तैयार करेगा या फिर बर्बादी का। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपका जीवन और मृत्यु दोनों तय करेगा। अगर आप जीत गए तो बहुत बड़ी विजय आपके हाथ में लगेगी, लेकिन अगर आप हारे तो बर्बादी भी आपको मिल सकती है, और इसके साथ आपके ऊपर दुश्मन देश का कब्जा भी हो सकता है। तो युद्ध की कला को महत्वपूर्ण मानने के साथ साथ ये यहाँ पे कहते हैं कि ये जो युद्ध है वो आपके जीवन और मृत्यु का रास्ता भी तैयार करता है। इसके अलावा ये युद्ध में 5 नियम की बात करते हैं। तो जो इनके जो नियम है वो है नैतिक नियम है, स्वर्ग है, मतलब कारक की बात करते हैं, स्थायी कारक। तो नैतिक नियम है, स्वर्ग है, धरती है, सेना नायक है, प्रणाली एवं अनुशासन। ये 5 चीज़ों की बात करते हैं। अगर हम इनको आगे चलें, इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सब जो है इनके कई पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की ही बात करूँगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सेना नायक के अंदर ज्ञान, ईमानदारी, परोपकार, साहस और कठोरता जैसे गुणों को धारण करना चाहिए। फिर से सुनिएगा, ज्ञान, ईमानदारी, परोपकार, साहस और कठोरता, इनको धारण करना होगा। लेकिन जब हम इसके एक पॉइंट और आगे आते हैं तब हमें आँख खोलने वाली चीज़ें मिल जाती हैं। इनका जो
एक जगह लिखते हैं प्रणाली और अनुशासन से क्या तात्पर्य है। देखिए वैसे तो जो है सब कुछ इनने जो बात जो करी है वो बहुत ही अच्छी बात करी है, घूम फिर के बात करी है, लेकिन मैं वहाँ पे आपसे वही पॉइंट डिस्कस करूँगा जिससे आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मिले हो या जुड़े हो। ये लिखते हैं प्रणाली और अनुशासन से तात्पर्य क्या है, मतलब अपने जो कहते हैं कि जो उप विभाग हैं उसमें सेना को संगठित करना। बात समझिए ध्यान से, सेना को संगठित करना नीचे के लिए, योग्यता के अनुसार उनको उचित पदों पर नियुक्त करना, सड़कों का उचित रखरखाव जिससे सेना तक उचित सामग्री पहुंचाई जा सके, और सेना के खर्चों को नियंत्रित करना। देखिए अब इस पॉइंट में आपको 1962 के युद्ध का एक पॉइंट मिल गया। जैसे सेना को संगठित करना, देखिए उनकी सेना संगठित थी, हमारी सेना असंगठित थी। असंगठित क्यों है? पता था कि हम मैदान से सेना को वहाँ भेज रहे थे, इतनी जल्दी हम उनको एकोमोडेशन नहीं दे सकते थे। वहाँ पर सेना खड़ी तो थी लेकिन साजो सामान नहीं था, रख रखाव नहीं था, मेंटेनेंस नहीं थे, हथियार नहीं थे, संचार नहीं था, एक तरीके से सारी कमियां थीं। जबकि उसके उलट उनके तरफ इस चीज़ की सारी बंदोबस्त किए गए थे। फिर क्या क्या कहा गया है? योग्यता के अनुसार उचित पदों पर नियुक्त करना। क्या जनरल थापर जो उसमें आर्मी चीफ थे भारत की तरफ से, वो और जनरल बीएम कॉल जिनको जनरल उमराव के बराबर दिल्ली से वहाँ भेजा जाता है, क्या ये लोग दोनों इस लायक थे कि वो भारत को युद्ध जितवा देते? क्या कृष्णा मेनन साहब, बीएम कॉल, जनरल थापर, ये सब लोग इस काबिल थे? क्या ये इनके पास जितनी योग्यता थी उसके अनुसार ये लोग कार्य कर रहे थे? अब आप खुद सोचिए कि ये व्यक्ति जो हैं सुनजू, उन्होंने ये बात कितने 100 साल पहले बोली और वो जा कर के 1962 में अपनी तरफ से हम नहीं कर पाए, जबकि चीन ने उसको अपनी तरफ से किया। चीन ने क्या किया? इसमें लिखा हुआ है योग्यता के अनुसार उचित पदों पर नियुक्त करना। तो हमने किसको नियुक्त किया था? हमने कोई साजो सामान नहीं दिया, जहाँ पर इसका जिक्र हो रहा है हमने कोई साजो सामान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हमारी तरफ से गलतियाँ हुई, कोई कमियां, कपड़े तक हमारे पास नहीं थे, खाने तक का हमारे पास सामान नहीं था, जबकि उसके उलट उनके पास सब चीज़ थी। फिर क्या कहते हैं? योग्यता के अनुसार भर्ती। तो हमने आपको कहा कि बीएम कॉल, जनरल थापर, कृष्णा मेनन और एक हद तक उस समय की सरकार के प्रमुख भी जिम्मेदार थे कि वो रक्षा नीति पर बात नहीं कर पा रहे थे। चीन ने इसके उलट यहाँ पर क्या किया? चीन ने उस व्यक्ति को भारत चीन युद्ध में भेजा था जिसके पास कोरिया युद्ध का अनुभव था, मतलब उसने अपनी तरफ से योग्य लोगों को भेजा। आगे चलते हैं। सड़कों का उचित निर्माण या रख रखाव, तो 1950 में जब वो तिब्बत में घुसा तभी से वो सड़कें बना रहा था, जबकि हमारी तरफ 17,000 16,000 फीट की हाइट पे बिल्कुल भी जाने का रास्ता नहीं था, खच्चर घोड़े भी नहीं चल सकते थे, एक एड़ी फिसलती और हम कितने 1000 कितने 100 फीट खाई में जाते थे, ये उस समय के सैनिक अच्छे बता सकते हैं। सीमा और सेना तक उचित सामग्री तुरंत पहुंचाई जा सके ऐसी व्यवस्था करना। तो मैंने आपको बताया था कि उनकी तरफ कितना टन सामान जाने में 3 घंटा लगता था और हमारे यहाँ 1 टन सामान जाने में 21 दिन लगते थे। सैनिकों को 21 दिन पैदल चल करके बॉर्डर पर पहुंचना पड़ता था। सेना के खर्चों का नियंत्रण। अब देखिए, अगर आप बराबर सेना पर पैसा खर्चा करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो अच्छा रहेगा, वरना अगर एक साथ खर्चा करना पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने देश के आर्थिक विकास में से पैसा काट करके उस तरफ पैसा लगाना पड़ेगा। ये इसकी यहाँ पर जिक्र करते हैं। एक और थ्योरी समझ में आती है, इसको हम कहते हैं गन बटर थ्योरी। डिफेंस में इसको यूज़ करते हैं कि जितना सामान आप सेना पे खर्चा करेंगे, जितना पैसा आप उधर लगाएंगे, उतना आपको आर्थिक विकास में से काटना पड़ेगा, और जितना आर्थिक विकास में लगाएंगे उतना आपको सेना की ओर से काटना पड़ेगा। तो इस चीज़ का यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो मैंने आपको बता दिया कि इनके जो योजनाएं बनाने वाले चैप्टर में ही 1962 का काफ़ी हद तक हमारी तरफ से गलती और उनकी तरफ से जो अच्छाइयाँ थीं
जिसको उन्होंने फॉलो किया उसका वर्णन किया हुआ है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कहते हैं कि वो जनरल जीतेगा जो मेरी सलाह मानेगा। तब इनको अपने ऊपर ये था कि मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो आदमी जीतेगा जिसको फॉलो करेगा। इसमें इन्होंने लिखा है कि परिस्थितियों के अनुकूल होने के अनुसार किसी को एक योजना को संशोधित कर देना चाहिए। मतलब कहना है कि देखिए, परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो आपको एक योजना संशोधित कर सकते हैं। देखिए, हमने इस चीज़ के बारे में आपको पहले बताया था कि परियोजनाएं संशोधित कैसी होती हैं। कभी भी अच्छी योजनाओं को संशोधित करना चाहिए, जिसमें हमको लग रहा हो कि इस योजना को संशोधित करने में हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारे यहाँ क्या हुआ था 1962 के युद्ध में। देखिए, मैं आपको 1962 का या किसी भी युद्ध का मैं आपको इसलिए पॉइंट बताऊंगा क्योंकि ताकि आपको एक अनुभव मिलता चले। और अभी ही मैंने 1962 का युद्ध ख़त्म किया है, तो जो लोग सुने होंगे तो उससे इसको समझ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो पिछले जो जनरल्स थे, करियप्पा थे, थिमैया थे, वो फॉरवर्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे थे कि पहले रिसोर्स वहाँ हो तभी हम आगे बढ़ेंगे। उनके जाने के बाद जो लोग आए उस पद पे, वो लोग सरकार के कहने पर आ गए, या एक तरीके से उन्हीं लोगों ने सरकार से कहा कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, जो भी संसाधन होंगे हम देखे जाएंगे और उसी संसाधनों में हम उनको वहाँ से हटा देंगे। लेकिन फिर ये क्या कह रहे हैं यहीं पे कि योजना को संशोधित करना। योजना वहाँ पर क्या हुई कि जो फॉरवर्ड पॉलिसी की जो प्लानिंग थी वो चेंज तो हुई, लेकिन उसका निगेटिव प्रभाव सामने आया था, पॉजिटिव नहीं था। इसके अलावा एक जगह यहाँ पे ये लिखते हैं कि युद्ध सामग्री छल पर आधारित होती है। मतलब कहीं ना कहीं ये छल कपट के भी युद्ध की बात करते हैं, और आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा कि चीन की तरफ से हमेशा छल कपट का वाला व्यवहार अक्सर किया जाता है, क्योंकि ये इनको चीन बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। तो चीन जहाँ तक है वही चाहता है कि इनके बताए हुए नियमों के अनुसार वो चले और कहीं ना कहीं एक तरीके से वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। उसी में ये आगे लिखते हैं कि अपनी शक्तियों का उपयोग करते समय हमको निष्क्रिय प्रतीत होना पड़ेगा। जब हम पास होते हैं तो हम दुश्मन को विश्वास दिलाएं कि हम दूर हैं, और जब हम दूर हैं तो उसको विश्वास दिलाएं कि हम पास में हैं। अब देखिए, दूर पास का खेल समझ आता हूँ, उसको आपको मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। अभी 1962 में क्या होता है कि ब्रिगेडियर दलवी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक पोस्ट पे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे अफसर सेना के, उन्होंने अचानक लिख के भेजा कि संख्या 600 है दुश्मन की। जब वहाँ दलवी साहब गए, जब जाके देखा तो वहाँ पे चीनियों की संख्या कम दिख रही थी। तो जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हमने बढ़ा के इसलिए दिया ताकि जल्दी से हमको दिल्ली से कोई सपोर्ट मिल जाए। लेकिन बाद में मालूम चला कि वहाँ पे वो 600 चीनी नहीं थे, 2000 थे। तो जो यहाँ पर लिखा कि हम जब दूर हों तो पास दिखें, जब हम पास हों तो दूर दिखें, उसका कॉन्सेप्ट एक तरीके से ये भी है कि हमें अपना जो इसको हम कहते हैं छद्म आवरण या हम कह सकते हैं कि अपनी वास्तविक प्रेजेंस कहाँ पे है वो ना दिखाना। मतलब हमेशा दुश्मन को एक मुगालते में रखना, अपने आप का छिपाव करना कि वो समझ ही ना पाए कि हम कहाँ पर हैं। उसको उन्होंने इसको फॉलो किया था उस समय भी युद्ध में। अब चलिए हम आपको अभी की तरफ लेकर चलते हैं। अभी क्या हुआ था? अभी जो चीन घुसा हुआ है लद्दाख में, जो बातें आ रही हैं आजकल, और पेगांग लेक में, अभी कुछ दिन पहले तक वहाँ पर चीनियों की कोई भी प्रेजेंस नहीं थी।
अचानक ये कहते हैं कि 5000 सैनिक कहीं से आ गए। कहीं से क्या है, वो तो इनके सुंजू ने बहुत पहले कर रखा है कि जब आप पास हों तो दूर दिखें, जब आप दूर हों तो पास दिखें। मतलब आपकी वास्तविक प्रेजेंस कहाँ है, ये वो नहीं शो करना चाहते। मीडिया लाख बोले कि चीन 1 किलोमीटर पीछे चला गया, 2 किलोमीटर पीछे चला गया, या चीन ने अभी जो है सरेंडर कर दिया। लेकिन जो भी अफसर या सेना के अफसर हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या जो राजनेता हों, जो चीन को जानते हैं, उन्हें पता है कि चीन की बातों पे आप यकीन नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर वो आज पीछे जाएगा तो कल को कोई और मोर्चा खोलेगा। उत्तराखंड की सीमा पर इस समय जो है भारत की तरफ से कुछ सख्ती की गई है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा पर नेपाल में भी आपने देखा कि किस तरह कह रहा है कि धारचूला काला पानी जैसे मुद्दे खड़ा कर रहा है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा था कि जब जब हम पास में हो तो दुश्मन को विश्वास दिलाएं कि हम दूर हैं, जब दूर हों तो पास तो यकीन दिखाएं कि हम पास में हैं। एक जगह ये लिखते हैं कि दुश्मन को लालच देना पड़ेगा, उसके यहाँ अव्यवस्था फैलानी पड़ेगी, मौका मिलते ही कुचलना पड़ेगा। लालच, अव्यवस्था और कुचल देना। तो लालच का तो देखिए, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा अनुभव वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लालच का देखिए क्या है, ये हालांकि युद्ध की किताब है, क्योंकि मेरा मानना है कि चीन इस समय सभी से कभी आर्थिक युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, सब तरह की बात कर रहा है। जहाँ पर बात है लालच की, देखिए उसने लालच सबको आर्थिक रूप से दिया, सस्ता सामान दिया, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना। उसके बाद चलिए, हम तो उसके पड़ोसी देश हैं, सबको पता है कि भारत में जो उग्रवाद शुरू हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, उसको चीन का सपोर्ट था। मतलब अभी भी खैर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने था शब्द इसलिए यूज़ किया क्योंकि उस समय चीन पाकिस्तान, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के थ्रू सब काम कर रहा था, और पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ से भ्रम पैदा हो गया था कि 1962 के युद्ध के बाद भारतीय सेना कमज़ोर हो गई है, तो उसने 65 में अटैक किया था भारत के ऊपर। लेकिन उसके बाद भारत को समझ में आ गया कि भाई ये चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ तोड़ना पड़ेगा। और चीन उस समय बहुत तेज था, वो इस चक्कर में था कि भारत का जो चिकन नेक है, वो उसकी कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि चीन, ईस्ट पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सिक्किम सब उसके आसपास है। तो चीन की इसमें चाल ये थी, किसी तरीके से इसको तोड़ो, नॉर्थ ईस्ट को। उसको सपोर्ट मिल रहा था ईस्ट पाकिस्तान से, तो अव्यवस्था फैला रहे थे, मौका मिलते ही कुचल डालने की बात थी। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बन गया। वरना लालच का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया किस तरह हो सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर गलत हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उसने पूरी दुनिया को लालच दिया आर्थिक इंजन बनने का, ये बताने का कि हम आपको सामान दे सकते हैं। लोग उसके बहकावे में आए, लोगों ने बहुत सामान यूज़ किया, सबके पास था, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया चाइना। अव्यवस्था किस तरह भारत में इसने फैलाई, मैंने आपको बताया कि ना उग्रवाद में इसका हाथ था, आतंकवाद में भी इसका हाथ है। अब आज आपके वो बगल में आके खड़ा है सीपेक के थ्रू, और मौका मिलते कुचल डालने की बात थी। उसने आगे लिखते हैं सुंजू कि अगर आप सभी मोर्चों पर सुरक्षित हैं तो तैयार रहें, यदि वह अधिक शक्तिशाली है तो उससे बचें। मतलब वो ये कहते हैं अगर दुश्मन शक्तिशाली है तो उससे बचिए, तब वहाँ पर उलझने की बात नहीं कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा, लालच देने की बात करी, अव्यवस्था फैलाने की बात करी, कुचलने की बात करी, लेकिन ये भी कह दिया कि जब वो ज़्यादा ताकतवर है तो उससे बचो। उसमें आगे लिखते हैं
जब वो आराम कर रहा हो तो आराम ना करने दें। देखिए, गुरिल्ला टैक्टिक्स में, ये छापामार युद्ध कला में ये कहा जाता है कि जो छापामार करते हैं, छापामार कार्रवाई जो लोग करते हैं, वो देखते हैं कि दुश्मन को आराम मत करने दो। उसकी वहाँ पे बात करते हैं एक तरीके से। आराम नहीं करेंगे, थकेगा तो अपने आप कोई ना कोई गलती करेगा। वही उसकी बात कर रहे हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स एक तरीके से, इसको आराम मत करने दो। उस पर हमला करो जब वह मुस्तैद ना हो, वहाँ प्रकट हो जाएं जहाँ आपकी उम्मीद ना हो। आप देखिए, डोकलाम में हमको इनकी उम्मीद थी? नहीं थी। जब ये कोरोना के संकट में घिरे हुए थे, जब दुनिया को मालूम है कि कोरोना का वायरस इनकी वुहान लैब से निकला हुआ है, सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया WHO पे उंगली उठा रही है, इन पर उंगली उठा रही है, तो आप सोच भी नहीं सकते ना कि चीन इस समय भारत की तरफ एक मोर्चा खोलेगा। लेकिन नहीं, चीन ने पूरे साउथ चाइना सी में मोर्चा खोला और लद्दाख में भी आ गया। तो इस तरह आप इसको समझिए कि चीन अपनी चालें किस तरह चलता है। ये आगे लिखते हैं कि इन सब कार्रवाइयों को, उपकरणों को गुप्त रखना चाहिए। ये भी लिखते हैं कि वही जनरल जीतता है जो अपने मन में, दिमाग में कई गणनाएं, मतलब गुणा गणित पहले कर लेता है, और वही हारेगा जो कम से कम सोचेगा। तो योजना बनाने वाला उनका जो चैप्टर था, आज मैंने उसको पूरा किया। अब आप देखिए ये कितने बात करते हैं, गहरी बातें, कि अगर आपको ये मोर्चा खोलना है तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं, गणनाएं नहीं करते अपने दिमाग में, तो हारेंगे। तो इनके बहुत ये महान विचारक हैं चीन के। चीन आज भी इनके ऊपर काफ़ी सोचता है, समझता है। मैंने आपको बताया ताकि आप लोग भी इस ओर ध्यान दें। चलिए, आपको हम नए सत्र में कुछ और बातें इनके बारे में बताएंगे। थैंक यू।